हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मैं हूं डॉक्टर समन्वय रिछारिया और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसको हम लोग सीपीसी 1908 के नाम से जानते हैं। और सीपीसी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सूट। सूट का मतलब होता है वाद। अब आप देखिए, सूट एक ऐसा टॉपिक है जो सीपीसी में सबसे पहले पढ़ा जाता है, क्योंकि जब तक आप सूट को नहीं पढ़ेंगे आप सीपीसी की आने वाली प्रोसीडिंग्स को आप नहीं समझ पाएंगे। तो पूरा सीपीसी की प्रोसीडिंग को अगर आपने समझना है, सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग को आपने समझना है, तो सबसे पहले आपको सूट के बारे में पढ़ना पड़ेगा और सूट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और इसलिए जब हम लोग बात करते हैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में, आप जब भी सिविल कोर्ट जाना चाहते हैं, जब भी आप सिविल कोर्ट में एंटर होना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ तीन ही रास्ते यहां पर मिलते हैं। पहला रास्ता इसमें आपका आता है सूट, सेकंड जो आपको मिलता है वो मिलता है अपील, और थर्ड मिलता है वो मिलता है एप्लीकेशन। सो अगर आप सीपीसी में या फिर मैं कहूं सिविल कोर्ट जाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास तीन ही रास्ते हैं। सबसे पहला सूट, सेकंड अपील और थर्ड हमारे पास होता है एप्लीकेशन। पर आप देखेंगे अपील और एप्लीकेशन एक सेकेंडरी प्रोसीडिंग्स होती हैं जिनको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ये मेन प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होता है। तो मेन प्रोसीडिंग क्या होता है? तो मेन प्रोसीडिंग हमारी होती है सूट, जिसको हम लोग वाद के नाम से जानते हैं। तो हमारा पूरा फोकस जो होने वाला है वो मेन सीपीसी के अंदर वो सूट पर होने वाला है, क्योंकि जितने भी हम लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे या अपील फाइल करेंगे वो या तो सूट के अंदर ही फाइल करेंगे या सूट के पास, या फिर हम कह सकते हैं कि सूट पास होने के बाद या फिर सूट में जजमेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन और अपील हम लोग फाइल करने वाले हैं। तो पूरे सीपीसी में जो मेन टॉपिक हमारा है वो होने वाला है सूट। तो आज के इस सेशन में हम लोग पूरे सूट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सूट क्या होता है, सूट की प्रोसीडिंग क्या होती है, सूट में किन किन चीजों को कंसीडर किया जाता है, एक सूट कैसा होना चाहिए, बाकी सारी चीजें हमको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सूट के बारे में बताता हूं, तो सूट के बारे में कहा गया है कि द टर्म सूट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सीपीसी का आप पूरा डेफिनेशन क्लॉज उठा के देख लीजिए, या सीपीसी के आप अदर प्रोविजंस भी आप उठा के देख लीजिए। सीपीसी को मैं सूट को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ना तो सूट मींस कहीं बताया गया है, ना ही सूट में किसी चीज को इंक्लूड किया गया है। तो अब हम लोग सूट को समझेंगे कैसे? बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। तो सिविल सूट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लिटिगेशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट। अगर आप सूट को सच में समझना चाहते हैं तो सूट को कुछ हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जरा ध्यान से देखिए कि सिविल सूट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लिटिगेशन। ध्यान से सोचिए यह बात को कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द लिटिगेशन, इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी सिविल मैटर में या फिर किसी सिविल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए अगर आप कोई लिटिगेशन लाना चाहते हैं, अगर आप कोई सूट, अगर आप कोई मुकदमेबाजी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है? इंस्टीट्यूशन किया जाता है। वो किस चीज का किया जाता है? सूट को किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप सिविल कोर्ट जाके किसी पर्सन के सिविल राइट को इन्फोर्स कराना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सिविल सूट को यहां पर समझ सकते हैं। वैसे सिविल सूट को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि क्या सिविल सूट के अंदर कौन कौन सी प्रोसीडिंग जो है वो कंसीडर यहां पर की जाती हैं। तो क्या एक सिविल सूट को लाने के लिए, एक सिविल सूट को लाने के लिए, किसी सिविल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए हमें सिविल सूट लाना है, तो उसके अंदर की क्या क्या प्रोसीडिंग्स यहां पर हो सकती हैं। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि वेरियस स्टेजेस ऑफ अ सिविल सूट। इसका मतलब है कि एक सिविल सूट के अंदर वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो क्या की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं, और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो वहां पर हमको देखना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी कोई सिविल सूट आप फाइल करना चाहेंगे तो वो सिविल सूट हमेशा कैसे फाइल होगा? प्लेंट से फाइल होगा। प्लेंट को हम लोग वाद पत्र के नाम से जानते हैं। प्लेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वाद पत्र के नाम से जानते हैं। और इसका मेन प्रोविजन अगर आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी सिविल सूट को इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। और प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट को लेकर प्रोविजन हमें कहां मिलते हैं? तो सेक्शन नंबर अगर आप 26 देखेंगे और ऑर्डर नंबर 4 रूल नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि किसी भी सिविल सूट को फाइल करने के लिए सबसे पहली जो प्रोसीडिंग होती है वो क्या होती है?
वो क्या होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होती है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्लेंट को फाइल करना पड़ता है। अब प्लेंटिफ ने जैसे ही प्लेंट को फाइल किया, उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो समन्स की स्टेज आती है। अब समन्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेनली दो प्रोसीडिंग्स आती हैं, एक इशू ऑफ समन होता है और दूसरा सर्विस ऑफ समन्स होते हैं। तो इशू ऑफ समन्स और सर्विस ऑफ समन्स को अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाते हैं कहां पर, अगर मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊं तो सेक्शन नंबर 27 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये कहां तक चलता है, सेक्शन नंबर 30 तक ये चला जाता है। और अगर मैं आपसे ऑर्डर के बारे में बात करूं तो ऑर्डर नंबर 5 मिल जाता है जो डिफेंडेंट को समन्स होते हैं। और अगर आप यही विटनेसेस पर आ जाते हैं तो ऑर्डर नंबर 16 आपको मिल जाता है जिसमें आप विटनेसेस को भी क्या कर सकते हैं, समन्स वहां पर भेज सकते हैं। तो ऐसे हमने आपसे कहा कि वेरियस स्टेजेस में जो सबसे पहली स्टेज होती है वो प्लेंट की स्टेज होती है, सेकंड स्टेज जो होती है वो समन्स की स्टेज होती है। क्लियर हुआ? समन्स जैसे हमारे कंप्लीट होते हैं उसके बाद एक और स्टेज आती है और वो कौन सी आती है, रिटन स्टेटमेंट की स्टेज आती है। वो कौन सी आती है, रिटन स्टेटमेंट की स्टेज आती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लिखित कथन के नाम से जानते हैं। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, लिखित कथन होता है, जिसको हम लोग जवाब दावे के नाम से भी कहते हैं, वादोत्तर भी हम लोग इसको कहते हैं। और ये रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का काम किसका होता है, डिफेंडेंट का होता है। और डिफेंडेंट ये कहां पर फाइल करता है, तो आपको ऑर्डर नंबर 8 आपको मिलता है जहां पर रिटन स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको सारे के सारे प्रोविजंस वहां पर मिल जाते हैं। तो प्लेंट हुआ, समन्स हुआ और डब्ल्यूएस हुआ। अब इसके बाद अगर आप देखिए कि कोर्ट में प्लेंट भी आ जाता है, कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट भी आ जाता है, देन फाइनली कोर्ट के पास क्या आ जाता है, एक मौका मिलता है कोर्ट को, और वो क्या करना होता है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करने होते हैं। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्डर नंबर 14 में होते हैं। ठीक है, कहां पर होते हैं, ऑर्डर नंबर 14 में। बट अगर आप इसका रूल नंबर 3 देखेंगे, ऑर्डर नंबर 14 और रूल नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलता है मटेरियल्स आपको मिलते हैं। और बेसिकली मटेरियल्स किसके लिए होते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए होते हैं। कि आप फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कैसे करेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है बाय द प्लीडिंग। इसका मतलब है कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर इश्यूज जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, प्लेंट फाइल करना प्लेंटिफ का काम होता है, यहां पर समन्स इशू करना कोर्ट का काम होता है, डब्ल्यूएस फाइल करना डिफेंडेंट का काम होता है, और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज फिर से कोर्ट का काम होता है, सिविल कोर्ट का काम होता है। तो जैसी प्लेंट और डब्ल्यूएस कोर्ट के पास आता है, कोर्ट फाइनली क्या करता है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज यहां पर करता है या इश्यूज को फ्रेम वहां पर करता है। और ये कहां पर मिलते हैं आपको, ऑर्डर नंबर 14 में आपको इसके प्रोविजंस मिल जाते हैं। जैसे एक बार क्या होता है, इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, इश्यूज फ्रेम होने के बाद की जो स्टेज आती है वो आती है एविडेंस की स्टेज आती है। और ये एविडेंसेस जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो ऑर्डर नंबर 18 में किए जाते हैं। तो बेसिकली वहां पर एग्जामिनेशन भी होता है, एग्जामिनेशन भी होता है ऑर्डर नंबर 18 में, और आप देखेंगे तो सूट की हेयरिंग भी होती है, सूट की वहां पर सुनवाई भी कर दी जाती है। तो ऐसे करके ऑर्डर 18 में फाइनली हम लोग प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के जो भी एविडेंसेस वहां पर हैं वो हम लोग ऑर्डर 18 में वहां पर लेते हैं। अब जैसे हमने एविडेंस की स्टेज कंप्लीट की, एविडेंस की स्टेज कंप्लीट करने के बाद फिर हमारे पास आता है जजमेंट, और जजमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, निर्णय के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर क्रिमिनल केसेस का जजमेंट और सिविल केसेस के जजमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल केसेस का जो जजमेंट पास होता है या तो उसमें कन्विक्शन होता है या उसमें एक्विटल होता है। इसका मतलब या तो उसमें दोष सिद्धि होती है या फिर उसमें दोष मुक्ति होती है। बट अगर मैं सिविल केसेस के बारे में आपसे बात करता हूं तो सिविल केसेस में जो जजमेंट होता है या तो वो ऑर्डर के फॉर्म में होता है या फिर वो कैसा होता है, डिक्री के फॉर्म में होता है। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, और डिक्री को हम लोग जो है वो अज्ञप्ति के नाम से जानते हैं। तो या तो कैसा होगा, ऑर्डर के फॉर्म में होगा, या फिर कैसा होगा, डिक्री के फॉर्म में होगा। और यहां पर यह भी मैं बात क्लियर कर दूं कि ऑर्डर एक अलग कॉन्सेप्ट है और डिक्री एक अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट है दोनों। तो इनको एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता या दोनों को एक उसमें कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो जजमेंट में या तो ऑर्डर होगा या डिक्री होगा। तो फाइनली यहां जाके आपका सूट कैसा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो कभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सूट में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, क्योंकि सूट को कहीं डिफाइन तो किया नहीं गया है तो आप सूट को डिफाइन तो नहीं कर सकते, बट आप ये जरूर बता सकते हैं कि सूट में कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स आती हैं या कौन कौन सी स्टेजेस वहां पर आती हैं। तो आपको बताना होगा कि प्लीडिंग से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, मींस प्लेंट से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और कहां तक लेके जाते हैं, जजमेंट तक लेके जाते हैं, जब तक कि कोई डिक्री ऑर्डर पास
नहीं हो जाता है। तो ये है सूट की प्रोसीडिंग। और उसके बाद एक और प्रोसीडिंग का पार्ट हमें मिलता है और वो मिलता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर 36 से स्टार्ट होता है, 74 तक चलता है और ऑर्डर नंबर 21 आपको मिलेंगे, जिसमें टोटल रूल्स जो है वो कितने दिए गए हैं आपको, 106 आपको रूल्स यहां पर दिए गए हैं। तो ऐसे करके, बट ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री सूट का पार्ट नहीं होती है। जैसे आपका क्या हुआ, सूट के अंदर जजमेंट पास हुआ, डिक्री या ऑर्डर पास हुआ, उसका एग्जीक्यूशन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में एप्लीकेशन आपको फाइल करना पड़ेगा। और कोर्ट में जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो एक अलग प्रोसीडिंग होती है। अब एक क्वेश्चन और भी यहां पर आता है कि क्या हर डिक्री में या ऑर्डर में आपको एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एग्जीक्यूशन हमेशा दो तरीके से हो सकता है, या तो पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट के साथ, आपसी सहमति के साथ एग्जीक्यूशन करा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर पार्टीज एग्जीक्यूशन नहीं करा पा रही हैं, तभी आपको कहां जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है। और कोर्ट ऐसे केस में आपको क्या देता है, वहां पर एग्जीक्यूशन जो है वो दे सकता है। एग्जीक्यूशन क्या कर सकता है, वहां पर दे सकता है। तो ऐसे करके हमने क्या देखा, वेरियस स्टेजेस ऑफ सिविल सूट हमने यहां पर देख लिया कि एक सिविल सूट के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस वहां पर आती हैं और उसके लीगल प्रोविजंस वहां पर क्या क्या है। इसका मतलब यह है कि सिविल कोर्ट कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स फॉलो करता है। तो सिविल कोर्ट प्लेंट से स्टार्ट करता है और कहां तक लेकर आता है, जजमेंट तक लेकर आता है, और एग्जीक्यूशन भी यहां पर जो है वो करवा सकता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज हम लोग देखेंगे, अब आता है एसेंशियल्स ऑफ अ सूट। अगर आप किसी भी सूट के एसेंशियल्स को देखेंगे कि सूट में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, तो सूट में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर मिलेंगी। सबसे पहले आपको मिलता है द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ सूट इज पार्टीज टू द सूट। पार्टीज टू द सूट, ध्यान से सुनिए क्या होता है, पार्टीज टू द सूट। सेकंड हमारे पास आता है सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है कॉज ऑफ एक्शन, और फोर्थ हमारे पास आता है रिलीफ, ठीक है। ध्यान से सुनिए, पार्टीज टू द सूट का मतलब हुआ कि वाद के पक्षकार। सेकंड हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट, इसका मतलब हुआ विवाद की विषय वस्तु, विवाद की विषय वस्तु। थर्ड अगर हम देखेंगे कॉज ऑफ एक्शन, इसको हम लोग जानते हैं वाद हेतुक के नाम से, और रिलीफ का मतलब हुआ यहां पर उपचार। रिलीफ का मतलब हुआ उपचार। सो बेसिकली एक सूट में क्या क्या चीजें होना चाहिए, तो मैंने आपसे कहा एक सूट में ये चार चीजें होना चाहिए। सबसे पहले सूट के पक्षकार होना चाहिए, फिर मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, फिर मैंने थर्ड आपसे कहा कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, और फिर मैंने आपसे कहा कि यहां पर क्या होना चाहिए, रिलीफ भी क्लेम किया जाना चाहिए। ये चारों चीजें आपकी वहां पर होना चाहिए। और इसीलिए जब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तो बात करेंगे किसके बारे में, पार्टीज टू द सूट के बारे में। और पार्टीज टू द सूट में नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो दो पार्टीज होती हैं, एक कौन होता है, प्लेंटिफ होता है, वादी होता है, और दूसरा कौन होता है, डिफेंडेंट होता है, जिसको हम लोग प्रतिवादी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है कि जो प्लेंटिफ होता है वो प्लेंट फाइल करता है, और जो डिफेंडेंट होता है वो क्या करता है, WS फाइल करता है। क्लियर हुआ? तो किसी भी सूट को इनिशिएट करने का काम प्लेंटिफ का होता है। प्लेंटिफ क्या करता है, सूट को स्टार्ट करता है, और डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्या मांगता है, रिलीफ वहां पर वो क्लेम करता है। बट यहां पर ध्यान समझिए, पर कभी कभी क्या होती है, एक सिचुएशन यहां पर जो है वो बनती है। क्या बनती है, जरा ध्यान से समझिए। क्या सिचुएशन बनती है कि जो प्लेंटिफ होगा, ध्यान से समझिए क्या होगा, जो प्लेंटिफ होगा या जो डिफेंडेंट होगा, मान के चलिए दोनों लोग सिविल कोर्ट जाते हैं। कोर्ट क्या करता है, इसमें डिक्री पास करता है, मतलब फाइनली कोर्ट को क्या कर देता है, डिस्पोज ऑफ करता है। इसका मतलब फाइनली कोर्ट क्या करता है, वहां पर डिसीजन लेता है, या निर्णय पास करता है, या जजमेंट पास करता है। तो या तो वो प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री पास करेगा या डिफेंडेंट के फेवर में डिक्री पास करेगा, ठीक है। तो जिसके भी फेवर में वो डिक्री पास करेगा वो कौन कहलाएगा, आपका डिक्री होल्डर कहलाएगा। कौन कहलाएगा, आपका डिक्री होल्डर कहलाएगा। और जिसके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर पास होगा वो कौन कहलाएगा, यहां पर जजमेंट डेटर कहलाएगा। ये इसलिए बताने की जरूरत है कि आपका प्लेंटिफ भी डिक्री होल्डर हो सकता है और आपका डिफेंडेंट भी डिक्री होल्डर हो सकता है। आपका प्लेंटिफ भी जजमेंट डेटर हो सकता है, आपका डिफेंडेंट भी क्या हो सकता है, जजमेंट डेटर हो सकता है। कोई भी यहां पर हो सकता है। ये आपको समझना बहुत ही जरूरी यहां पर है। इसलिए पार्टीज टू द सूट में कहा गया प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। पार्टीज किस तरीके से चेंज होती हैं। इसके बाद मान के चलिए कि एक पार्टी डिक्री होल्डर बन जाती है, दूसरी जजमेंट डेटर बन जाती है। तो सिंपल सी बात है कि जजमेंट डेटर इसमें हारा हुआ पक्ष है, हारी हुई पार्टी है, तो वो कहां पर जाएगी, अपील में जाएगी। और अगर वो अपील में जाती है तो ध्यान रखना कि जो भी पार्टी अपील में जाएगी,
चाहे वो कौन सी जाएगी यहाँ पर, जो जजमेंट डेटर होगा वो अपील में जाएगा, और जजमेंट डेटर अगर अपील में जाता है तो अपीलेंट जो है वो यहाँ पर कहलाएगा, और जिसके अगेंस्ट जाएगा मतलब जो डिक्री होल्डर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिस्पोंडेंट यहाँ पर जो है वो कहलाता है। क्या कहलाएगा, रिस्पोंडेंट यहाँ पर कहलाता है। तो पार्टीज टू द सूट में मैंने आपसे कहा कि एक प्लेंटिफ हुआ, एक डिफेंडेंट हुआ, फिर इसके बाद एक डिक्री होल्डर होगा, एक जजमेंट डेटर होगा, फिर मैंने आपसे कहा कि एक अपील फाइल करने वाला पर्सन होगा और दूसरा उसको रिस्पॉन्ड करने वाला पर्सन यहां पर होगा। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो 3 अलग अलग कैटेगरीज मैंने आपको बता दी किसके बारे में, पार्टीज टू द सूट के बारे में। किसके बारे में बता दिया आपको, पार्टीज टू द सूट के बारे में। अब पार्टीज टू द सूट के बाद अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड हमारा एसेंशियल एलिमेंट आता है वो आता है सब्जेक्ट मैटर। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सब्जेक्ट मैटर क्या, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है विषय वस्तु। ध्यान से सुनिए जरा, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है विषय वस्तु। ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट मैटर अगर आप समझना चाहते हैं तो आप पहले बात समझिए कि आप जिस चीज को लेकर, जिस सब्जेक्ट को लेकर आप कोर्ट जाना चाहते हैं वो आपका सब्जेक्ट मैटर है। इसका मतलब कि आपका डिस्प्यूट, आपका झगड़ा, आपका विवाद किस चीज से रिलेटेड है वो क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट मैटर कहलाएगा। जैसे अगर आपका डिस्प्यूट किसी पब्लिक क्वेश्चन के ऊपर है या किसी पब्लिक मैटर पर है तो वो मामला कहां पर जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा। इसलिए आपका मैटर कैसा है, पब्लिक मैटर है। कैसा मैटर है आपका, पब्लिक मैटर है। अगर आपका 2 लोगों के बीच में कोई क्रिमिनल डिस्प्यूट है, इसका मतलब कोई एक्ट जो है वो क्रिमिनल नेचर का है, तो ये मैटर कहां जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर जाएगा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्रिमिनल मैटर है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि आपका मैटर जो है वो प्रॉपर्टी का है, रेवेन्यू वाली प्रॉपर्टी का है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का है, तो ऐसे केसेस में आप कहां पर जाएंगे, आपका मैटर जो है वो रेवेन्यू मैटर है और इसलिए आप कहां पर जाएंगे, रेवेन्यू कोर्ट्स में जाएंगे। और सबसे लास्ट में कहानी आती है कि अगर आपका मैटर कैसा है, सिविल नेचर का है। कैसा है, सिविल नेचर का है, तो ही आपका मैटर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिविल नेचर का कहलाएगा या सिविल मैटर आपका कहलाएगा। और ऐसे केस में आप कहां पर जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो सब्जेक्ट मैटर हमारा है पहले हमें उसका नेचर डिसाइड करना पड़ता है। तो जब तक सब्जेक्ट मैटर का नेचर डिसाइड नहीं होगा तब तक आप उसकी रेमेडी भी डिसाइड नहीं कर सकते, तब तक आप उसका प्रोसीजर डिसाइड नहीं कर सकते। तो किसी भी कोर्ट में जाना है, किसी भी न्यायालय में जाना है, किसी भी अदालत में जाना है, तो सबसे पहले हमें उसके सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उसके विषय वस्तु को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब तक हम सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप उसे कोर्ट के अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं, ये ध्यान रखना जरा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि यहां पर आपका सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, सिविल नेचर का होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिविल नेचर का होना चाहिए, व्यवहार प्रकृति का होना चाहिए। और इसीलिए जब हम लोग बात करते तो उन्होंने कहा कि द सब्जेक्ट मैटर इज द सेकंड एसेंशियल ऑफ अ सूट। सब्जेक्ट मैटर इज द राइट और प्रॉपर्टी। ध्यान से समझिए, किसके बारे में बात कर रहा है, किसी राइट के बारे में, किसी प्रॉपर्टी के बारे में। इसका मतलब है कि या तो ये किसी अधिकार के बारे में बात कर रहा है या फिर आपसे किसी संपत्ति के बारे में बात कर रहा है। तो या तो कोई राइट आपको मिलता है या फिर क्या मिलता है, कोई प्रॉपर्टी आपको मिलती है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखिए तो उन्होंने कहा द कोर्ट एडजुडिकेट्स अपॉन द राइट ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट। और ध्यान से समझना, जो सब्जेक्ट मैटर आपका डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर है उसमें किसी पार्टीज के जो राइट डिसाइड किए जाते हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट मैटर में या तो आपको राइट डिसाइड करना पड़ेगा या प्रॉपर्टी का कोई इंटरेस्ट आपको यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलती हैं, सब्जेक्ट मैटर में आपको मिलती हैं। और अगर थोड़ा सा आप और सब्जेक्ट मैटर को पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी में अगर आप जाते हैं तो नेचर ऑफ सिविल सूट आपको वहां पर मिलेगा। और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके नेचर ऑफ सिविल सूट में आते हैं या सिविल नेचर में आते हैं, तो वो डिसाइड करने के लिए वहां पर एक फॉर्मूला भी आपको मिलता है, 2 एक्सप्लेनेशंस भी आपको वहां पर मिलते हैं। अगर आप सेक्शन 9 को बहुत अच्छे, हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शन 9 को, बट अगर आप अभी और डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक डायरेक्शन दे देता हूं कि आप जाके सेक्शन 9 को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीजें कैसे हो जाएंगी, आपको और भी क्लियर हो जाएंगी, सब्जेक्ट मैटर आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो सिविल सूट के अंदर या सिविल कोर्ट के अंदर सिविल नेचर के मैटर डिसाइड होते हैं, ये भी हमें कहां से प्रोविजन मिलता है, सेक्शन नंबर 9 से मिलता है। और इसलिए आपको सेक्शन 9 बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात हो रही है। अब इसके बाद बात हो रही है कॉज ऑफ एक्शन के बारे में, क्योंकि जो थर्ड एसेंशियल एलिमेंट हमारे पास है ऑफ द सिविल सूट वो हमारे पास है कॉज ऑफ एक्शन। और कॉज ऑफ एक्शन का मतलब ही अगर आप देखेंगे तो मिलता है वाद हेतु। ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे कहा कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, वाद हेतु। और अगर आप इस वाद हेतु को समझना चाहते हैं तो एग्जैक्टली ये वाद हेतु होता क्या है, और ये वाद हेतु को अगर आप समझना चाहते हैं तो क्या होता है, ध्यान से समझिए।
देखिए, सबसे पहले तो एक्शन आपको मिलता है, कॉज मिलता है। एक्शन का मतलब होता है कि कोई भी आपने एक्ट किया, कोई भी आपने कार्य किया, उस एक्ट के पीछे का कॉज क्या था, उसका कारण क्या है, उसका हेतु क्या है, रीजन क्या है उसके पीछे का। अगर आप कोई एक्शन लेते हैं, अगर आप कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं, तो उस एक्ट को करने के पीछे का रीजन क्या था, उस एक्ट को करने के पीछे का कारण क्या है, वही क्या कहलाता है, हमारा कॉज ऑफ एक्शन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, हमारा कॉज ऑफ एक्शन कहलाता है। क्लियर, ध्यान से समझिए। तो इसलिए कॉज ऑफ एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाद हेतु। इसका मतलब है, अब एक्शन आपने यहां पर क्या लिया, एक्शन आपने ये लिया कि आप क्या कर रहे हैं, सूट फाइल कर रहे हैं। एक्शन आपने क्या लिया, आप क्या कर रहे हैं, सूट फाइल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सूट फाइल करने के पीछे का कॉज क्या है, सूट फाइल करने के पीछे का कारण क्या है, वो क्या कहलाता है, आपका कॉज ऑफ एक्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कॉज ऑफ एक्शन। सो बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन ये है जो आपका डिस्प्यूटेड मैटर है। कॉज ऑफ एक्शन क्या है, आपका डिस्प्यूटेड मैटर, जिसके ऊपर आपका झगड़ा है, वो क्या कहलाएगा, आपका कॉज ऑफ एक्शन यहां पर कहलाएगा। ध्यान से सुनिए। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि द टर्म कॉज ऑफ एक्शन रेफर्स टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स। ध्यान से समझिए, ये क्या होते हैं, सेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं। इसका मतलब कॉज ऑफ एक्शन आपका एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शन भी आपके हो सकते हैं। तो एक सूट में आप एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए भी सूट लेकर आ सकते हैं और एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, सूट लेकर आ सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक सीपीसी में प्रोविजन भी आपको मिलता है, ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 3। ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 3 ये आपको बताता है ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के बारे में, कि वो कौन कौन से कॉज ऑफ एक्शंस हैं जिनका हम क्या करा सकते हैं, ज्वाइंडर करा सकते हैं, जिनको हम साथ में लेकर आ सकते हैं। उसके बारे में प्रोविजन कहां पर मिलता है, ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 3 में हमें मिल जाता है। कहां पर मिलता है, ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 3 में आपको यहां पर मिल जाता है। सो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब यहां पर क्या होगा, सेट ऑफ फैक्ट्स यहां पर हो गए। एक सिंगल फैक्ट भी हो सकता है, एक सिंगल डिस्प्यूट भी हो सकता है, ये भी जरा ध्यान रखना। ओके, और एलिगेशंस दैट मेक अप द ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग अ लॉसूट, ऐसे फैक्ट्स जो बेसिकली आपको एक ग्राउंड क्रिएट करते हैं, एक आधार आपको बताते हैं, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, लॉ सूट लेकर आते हैं या फिर आप सिविल सूट यहां पर लेकर आते हैं। द कॉज ऑफ एक्शन इज द बंडल ऑफ फैक्ट्स which allow a person to establish his or her legal right against another। तो बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन से आपको समझ में आता है कि मेरा किसी के अगेंस्ट कोई लीगल राइट बनता है या नहीं बनता है। वो सारी चीजें हमें क्या हो जाती है, कॉज ऑफ एक्शन के अंदर यहां पर मिल जाती हैं। चलिए, अब ये तो बात होगी कॉज ऑफ एक्शन में। अब कॉज ऑफ एक्शन में अगर आप देखेंगे कि इनिशियली हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझिए कि कॉज ऑफ एक्शंस आर फंडामेंटल इन 3 वेज इन सिविल लिटिगेशन। जब भी आप लोग सिविल सूट फाइल करते हैं तो जो आपके कॉज ऑफ एक्शन होते हैं, जो इनिशियल कॉज ऑफ एक्शंस होते हैं, वो कुछ 3 तरीके के होते हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा सबसे पहले लिमिटेशन पीरियड, जिसको हम लोग बोलते हैं परिसीमा काल। लिमिटेशन पीरियड जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, परिसीमा काल। सबसे पहले हमें क्या मिलता है, लिमिटेशन पीरियड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, परिसीमा काल। सेकंड हमें क्या मिलता है, ज्यूरिसडिक्शन, जिसको हम लोग जानते हैं क्षेत्राधिकारता के नाम से। क्लियर है, किस नाम से जानते हैं, क्षेत्राधिकार के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो मिलता है, वो ध्यान से समझिए, वो आपको मिलता है कि यहाँ पर स्टैंडिंग टू इश्यू का मतलब यहाँ पर है कि जो लोकस स्टैंडाई होती है, आपको हम कहते हैं वाद लाने का अधिकार। क्या बोलते हैं इसको, वाद लाने का अधिकार। क्या आप सूट फाइल कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते हैं, ये 3 चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। चलिए, कॉज ऑफ एक्शन के बाद अब हमारा सबसे लास्ट जो एसेंशियल एलिमेंट आता है, वो आता है हमारा रिलीफ, जिसको हम लोग उपचार के नाम से जानते हैं। एक चीज आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि रिलीफ हम लोग क्या क्या मांग सकते हैं। एक सिविल सूट के अंदर हम लोग क्या क्या रिलीफ के तौर पर मांग सकते हैं। तो मेनली अगर आप देखेंगे तो 3 तरीके के रिलीफ जो है यहाँ पर मांगे जाते हैं। सबसे पहला जो रिलीफ मांगा जाता है वो डैमेज के तौर पर मांगा जाता है कि डैमेजेस आपको क्या चाहिए, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, क्षतिपूर्ति के नाम से, कि क्या क्या हम लोग डैमेजेस यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग जो मांगते हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है संविदा का वृद्धनिष्ठ पालन, संविदा का वृद्धनिष्ठ पालन। तो सेकंड हम लोग जो यहाँ पर रिलीफ मांगते हैं वो क्या मांगते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पर मांगते हैं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और रिलीफ हमारे पास आता है, वो आता है इंजंक्शन। इंजंक्शन को हम लोग व्यादेश के नाम से जानते हैं
या फिर हम लोग इसको निषेधाज्ञा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो रिलीफ अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो रिलीफ में आप सबसे पहले डैमेज मांग सकते हैं, फिर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकते हैं, या फिर आप इंजंक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप देखिए डैमेज और कॉम्पनसेशन जो मांगा जाता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, अगर आप प्रोविजंस देखेंगे तो सेक्शन 73 टू 75 आपको ये चैप्टर मिलता है, जहां पर डैमेज और कॉम्पनसेशन आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर आता हूं तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपके पास एक SRA आपको मिलता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको मिलता है। उसका जो सेक्शन नंबर 10 है वो बेसिकली उसके अंदर क्या किया जाता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो क्लेम किया जाता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो मांगा जाता है। और उसी तरीके से अगर आप इंजंक्शन मांगना चाहते हैं तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इंजंक्शन जो है मेनली 3 टाइप के इंजंक्शन हमारे पास हैं। एक मिलता है आपको टेम्पररी इंजंक्शन, दूसरा आपको मिलता है परपिचुअल इंजंक्शन, और तीसरा हमें मिलता है मैंडेटरी इंजंक्शन। तो परपिचुअल इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन हमारे गवर्न होते हैं किससे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से। बट अगर मैं टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में बात करूं तो इसके लिए टेम्पररी इंजंक्शन अगर आप चाहते हैं तो आपको CPC में जाना पड़ेगा, ऑर्डर नंबर 39 में आपको जाना पड़ेगा, जहां पर आप टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं, वहां पर आप इसे मांग सकते हैं। रिलीफ के अंदर आप देखेंगे तो एक डैमेज हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया और एक इंजंक्शन आपको मिल जाता है। इसके रूल्स क्या है रिलीफ को मांगने को लेकर, जब आप SRA पढ़ेंगे या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तब आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी कि क्या एक साथ सारे रिलीफ मांगे जा सकते हैं क्या, या फिर अल्टरनेट रिलीफ मांगे जा सकते हैं क्या हम एक ही सूट के अंदर डैमेज और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं क्या। तो ये सारी चीजें जब हम लोग इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, सब्सटैंटिव लॉ को पढ़ेंगे, तब हमें थोड़ा सा क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट कि किन को एक साथ मांगा जा सकता है और कहां पर नहीं मांगा जा सकता है। तो ऐसे करके हमारे क्या होते हैं, पूरे के पूरे जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सूट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, वो आता है टाइप्स ऑफ सूट के बारे में, कि एक वाद के प्रकार कितने हैं, क्या एक सूट जो है वो एक ही टाइप का होता है क्या, या CPC में और कितने टाइप के सूट्स हमको यहाँ पर मिलते हैं, क्या क्या हमें सूट्स में पढ़ना है, क्या सभी सूट्स की प्रोसीडिंग भी क्या सेम होती है क्या सभी जो है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में ही होते हैं क्या। तो इसको लेकर भी हमको CPC में खूब सारे प्रोविजंस यहाँ पर जो है वो मिल जाते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो एक सबसे पहला सूट जो होता है वो एक जनरल सूट हमको कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सामान्यवाद के तौर पर इसको हम लोग जानते हैं, सिंपल सूट या हम लोग जनरल सूट के नाम से इसको जानते हैं, ये आपको मिलता है। और इसकी जो प्रोसीडिंग फाइल होती है वो होती है आपकी ऑर्डर नंबर 4 और रूल नंबर 1, और अगर आप देखेंगे तो वो कहां पर मिलती है, सेक्शन नंबर 26 में हमें यहां पर मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक सूट हमारे पास और आता है, और वो आता है रिप्रेजेंटेटिव सूट आता है, जिसको हम लोग प्रतिनिधिकवाद के तौर पर जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, प्रतिनिधिकवाद के नाम से जानते हैं। और इसके जो प्रोविजंस हमको मिलते हैं वो मिलते हैं ऑर्डर नंबर 1 और रूल नंबर 8 मिलते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आते हैं और क्या किया जाता है, सूट फाइल किया जाता है। तो एक ही पर्सन बाकी सारे लोगों को क्या करता है, रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। वो कोई कम्युनिटी हो सकती है, वो कोई क्लास हो सकता है, वो कोई कास्ट हो सकती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ग्रुप जो है, बहुत सारे क्लासेस जो है वो उसके अंदर डिवाइड किए जा सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव सूट यहाँ पर कहलाता है। क्लियर हुआ। जैसे अगर आप देखेंगे भोपाल गैस का जो केस हुआ था, उसमें गवर्नमेंट जो थी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश जो है, उसने भोपाल के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए एक सूट फाइल किया था। वो किस कैपेसिटी में किया था, रिप्रेजेंटेटिव सूट की कैपेसिटी में से फाइल किया गया था। उसके बाद एक और सूट हमारे पास आता है, वो स्पेशल सूट हमें मिलता है। तो बेसिकली एक स्पेशल सूट मिलता है और एक समरी प्रोसीडिंग मिलती है। तो CPC में अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर नंबर 36 और आपको मिलता है ऑर्डर नंबर 37, 2 ऑर्डर्स आपको मिलते हैं। एक स्पेशल सूट का ऑर्डर आपको मिलता है और स्पेशल प्रोसीडिंग का ऑर्डर आपको मिलता है। तो 2 अलग अलग सूट मिलते हैं जो अलग अलग मैटर्स में क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। और एक और सूट आपको यहाँ पर मिलता है और वो मिलता है इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट अगर आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर आपको 88 मिलता है और ऑर्डर नंबर आपको क्या मिलता है, 35 मिलता है। तो यहां पर आपको सेक्शन नंबर 88 और ऑर्डर नंबर 35। इंटरप्लीडर सूट इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, अंतराभिवाची वाद।
अंतराविवाची वाद। सो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इंटरप्लीडर सूट बोलते हैं। और इंटरप्लीडर सूट अगर हम इसे कहते हैं तो ध्यान से समझिए, इसकी बहुत अच्छी बात क्या है, इसकी बात यह है कि नॉर्मल हमारे जो सूट फाइल होते हैं वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में होते हैं, बट इंटरप्लीडर सूट जो होता है वो डिफेंडेंट और डिफेंडेंट के बीच में यहाँ पर मिल जाता है। तो कुछ इस टाइप के सूट्स हमको यहाँ पर मिलते हैं, अलग अलग टाइप के सूट्स हमको यहाँ पर मिलते हैं जो सीपीसी में हमको यहाँ पर पढ़ने हैं और उनको यहाँ पर समझना है। तो ये ओवरऑल पूरी प्रोसीडिंग्स हमको यहाँ पर मिल जाती है। सो ये तो था सूट। सूट क्या होता है, सूट के कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ सिविल सूट के बारे में हमने आपसे बात की। इसके बारे में हमने आपसे बात की किसके बारे में, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सूट के बारे में आज बात की आपसे, और सबसे लास्ट में मैंने आपसे बात की टाइप्स ऑफ सूट्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।